हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी व्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अगली क्लास में लेकर आ रहा हूँ टॉप जो एमसीक्यू हैं आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित, जो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास हम करेंगे और ये सीरीज एक लगातार सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। डेली आपको एक क्लास मिलती रहेगी प्रैक्टिस के लिए। तो आप पीछे क्लास साथ साथ क्लास करते जाइएगा और साथ में ही आप क्या करते रहेगा, प्रैक्टिस सेशन को चालू रखिएगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगी ये। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो क्लास आप देख रहे हैं पीछे, जो थ्योरेटिकल जो क्लास जो आपकी जो चल रही है, उस वो देखने के बाद अगर आपको फिर भी कोई किसी भी प्रकार का जो डाउट है, भाई कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, वहाँ पे आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9813868633। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप इसके ऊपर अपना डाउट, केवल डाउट, अपना डाउट कीजिए, इसके ऊपर सेंड कीजिएगा। और फिर जितने 5-6 अगर डाउट इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और वीडियो बना के आपके सामने रख दूंगा, तो डाउट सेशन के तौर पर। तो जिन भी बच्चों को किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर डाउट है, कोई भी शब्दावली से संबंधित अगर डाउट है, तो आप उस शब्दावली का नाम लिखेगा और उसको बताएगा कि ये शब्दावली मेरे को समझ में नहीं आया, या फिर कौन सा जो टॉपिक है वो टॉपिक समझ में नहीं आया है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये डाउट के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम आपके लिए एक अलग से डाउट सेशन रख देंगे। जब तक आप नहीं बताओगे कि आपको डाउट है या नहीं है, तो मेरे को क्या पता चलेगा। और मैं इसलिए क्यों खड़ा हूँ, मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि भाई आपका हर डाउट जो है वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो आप एक पर्ची के ऊपर अपना डाउट बनाइएगा, क्या क्या डाउट है वो बताइएगा और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट सेंड कीजिएगा। ठीक है ना, अपना डाउट सेंड कीजिएगा। तो मैं आपके लिए एक अलग से ही क्लास लगा दूंगा, डाउट क्लास। डाउट क्लास आपके लिए दे दूंगा मैं। ठीक है, जैसे ही 5-6 जितने भी डाउट होंगे, जैसे ही, तो फिर मैं आपको एक डाउट के रूप में वो सेंड कर दूंगा। तो आप सेकंड ग्रेड के लिए जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा अगला जो टॉप एमसीक्यू जो है वो लेकर आया हूं मैं भाई। ठीक है, तो इसमें हमारा जो, और भाई जो भी है कि वो देख रहा है जो बच्चा, तो वो भाई कमेंट करते रहना है ना, कमेंट हर क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करते रहना। भाई इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा, गैस करते रहना। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा गैस करोगे, जितना ज़्यादा इस दिमाग माइंड को अगर आप घुमाओगे ना, उतना ही ज़्यादा ये चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है। तो देखिएगा, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है, तो शुद्ध राष्ट्रीय का लिखिएगा। शुद्ध का मतलब होता है इंग्लिश में नेट। ठीक है, राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल, और उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या बन गया भाई, हमारे पास एनएनपी बन गया। क्या बन गया? एनएनपी। तो अब ये पूछ रहा है कि एनएनपी क्या होता है, हम एनएनपी किसे कहते हैं। तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। भाई सकल घरेलू उत्पादन को कहते हैं क्या? सकल घरेलू, सकल का मतलब होता है ग्रोस, घरेलू का मतलब होता है डोमेस्टिक, उत्पादन का मतलब पी। तो क्या जीडीपी इज इक्वल टू एनएनपी होता है? नहीं होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि जी एन और पी, उसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन कर देंगे, मूल्य ह्रास घटा देंगे, क्या ये होता है क्या? या जीडीपी में से, जीडीपी में हम क्या जोड़ देंगे, ध्यान रखना। एक्स का मतलब हाँ यहाँ पे होता है देशीय, देश के नागरिक, और एम का मतलब होता है विदेश के नागरिक। एम का मतलब क्या होता है? विदेश के नागरिक। तो इनका दोनों का डिफरेंस है वो जोड़ दें, या जीएनपी में इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दे, तो क्या है? तो फटाफट बताइएगा। तो देखिए
एनएनपी क्या होगा, ध्यान रखना, जो हमारे पास जो जीएनपी जो आता है यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो होता है उसमें से अगर हम जो हमारी जो गिसावट है, ठीक है, जो हमारी जो टूट फूट हुई है ना, मशीनों में या कि कहीं पर भी, उनको निकाल देंगे और फिर जो हमारे पास जो आय बचेगी वो आय क्या बचेगी, ध्यान रखना, एनएनपी बचेगी। तो जीएनपी माइनस में डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, और फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, एनएनपी। अब ये वाला सूत्र कहाँ पे लगा हुआ है ये देखिएगा, तो ये जीएनपी ये हो गया, ये पूरा माइनस में डिप्रिसिएशन है कि मूल्य ह्रास हो गया, वो पूछ क्या रहा है, एनएनपी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि मूल्य ह्रास चला जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। साधन लागत के ऊपर पूछ रहा है, तो हमने ये क्लास में बताया था कि साधन लागत क्या होता है, एक अलग से ही क्लास ले रखी है, तो उसके ऊपर देख लीजिएगा। साधन लागत का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होती है, सकल राष्ट्रीय यानी कि जीएनपी की बात कर रहा है। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर क्या होता है कि उसके बराबर क्या होता है, तो बताइएगा। जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस में इनडायरेक्ट, ये टेयर नहीं है भाई, ये टैक्स है, प्लस में सब्सिडीज, या फिर ये होता है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस में इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है भाई, इंडिरेक्ट टेयर, ये टैक्स है, ध्यान रखना, ठीक है, प्लस में सब्सिडीज, या फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस में सब्सिडीज प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स। ये थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है भाई, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, तो बताइएगा इनमें से क्या आएगा, फटाफट बताइएगा। ये जो आपको ये जो है ना, ये समझ में कब आएगी, जब आप थ्योरेटिकल क्लास लोगे तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो बताइएगा, देखो यहाँ पे देखिएगा साधन लागत के ऊपर जीएनपी क्या होता है, साधन लागत, पहली बात तो ये है, साधन लागत के ऊपर जीएनपी को छोड़ दीजिएगा पहले थोड़ी देर के लिए। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसमें अगर हम क्या जोड़ दें, ध्यान रखना, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अगर इसमें हम क्या कर दें, ध्यान रखना, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और माइनस में सब्सिडी घटा देंगे, क्या कर देंगे, सब्सिडी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास बच के क्या आएगा, एमपी बच के आएगा। क्या बच के आएगा, एमपी बच के आएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो यानी कि मैं एमपी का की बात करूं तो ये क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम ये जोड़ देंगे तो एमपी ये होगा, और फैक्टर कॉस्ट को अगर हम देखें, इधर से देखें तो ध्यान रखना, मार्केट प्राइस में से माइनस में कर दो आईडीटी और प्लस में कर दो सब्सिडी, तो ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे पूछा क्या गया भाई, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी के ऊपर यानी कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जीएनपी पूछी गई है। ऑप्शन में हमें क्या मिल रहे हैं, ध्यान रखना, एक एफसी मिल रहा है, दो एमपी मिल रहे हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा समीकरण जो है वो इसके बराबर फिट हो जाएगा, वो देखना है हमें। तो फटाफट देखिएगा इधर, जल्दी से बताइएगा। अब एक बात बताइएगा, जीएनपी हमारे पास है, फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, तो जीएनपी में से, जीएनपी मार्केट प्राइस में से, ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए यहां पे रखिएगा, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो घटा देंगे, इनडायरेक्ट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, और उसमें क्या कर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे। तो सब्सिडी जोड़ देंगे तो ये वाला जो कहाँ पे बैठ रहा है,
ठीक है, अब इसके आगे आप कुछ भी लगा दो, जीएनपी लगा दो या जीडीपी लगा दो, लेकिन हमारे पास पूछ क्या रहा है, जीएनपी, तो जीएनपी को लगाओ ना यहाँ पे, तो जीएनपी को लगा दो। अब ये कहाँ पे, एमपी, एमपी है हमारे पास जीएनपी के आगे, ठीक है। और माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस में ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना, माइनस में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और प्लस में सब्सिडीज है, तो प्लस में सब्सिडीज है, तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। एमपी के बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस के बराबर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस में आईडीटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, ठीक है। और इधर फैक्टर कॉस्ट के बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस में से इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दीजिएगा और सब्सिडीज को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? आगे भारत की भाई राष्ट्रीय आय ये है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान, ध्यान रखना, कब लगा, 1867-68 में लगा था, ठीक है। उन्होंने कितना रुपए बताई, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी उन्होंने। कितनी बताई, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। तो राष्ट्रीय आय का भी अनुमान उसी ने लगाया था, ध्यान रखना। किसने लगाया था? जो ये बात बता रहा है कि भाई भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो इतनी है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? और ये प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीसीआई। और उन्होंने राष्ट्रीय आय जो बताया था, राष्ट्रीय आय बताया था कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है 340 करोड़ रुपए है, ये सबसे पहले बताया था। तो ये चीजें बताने वाला कौन है भाई? सबसे पहले एक ही व्यक्ति है, बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू है क्या, सुभाष चंद्र बोस है, या गांधी, या दादा भाई नौरोजी है? तो ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति जो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। उसने प्रति व्यक्ति आय का भी सबसे अनुमान लगाया। उसकी पुस्तक की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, ये उसकी पुस्तक है, उसमें इसका वर्णन मिलेगा हमें देखने को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहले राष्ट्रीय आय, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय, और बताने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है भाई? वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? जो हमारी जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल जो इनकम है, उसमें कृषि कितना योगदान दे रही है? तो फटाफट बताइएगा इस चीज का, कमेंट करते रहो भाई, कमेंट करते रहो। बताइएगा, 15.2 है, 36% है, या 20% है, या 59% है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय में जो कृषि का जो हमारा योगदान है, कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो ध्यान रखना कितना है, 20% है। कितना है? केवल 20% है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का है। कितना? 59, लगभग जो है 59% के आसपास है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखना, विनिर्माण उद्योग का, ठीक है ना, द्वितीय क्षेत्र का 36 क्लियर हो गया इस चीज का? तो ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर क्या चला जाएगा, कृषि का योगदान केवल 20% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय का अभिप्राय क्या है भाई? वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय का अभिप्राय क्या है? फटाफट बताओ, ये जो कुछ ज्यादा वो नहीं है। सकल घरेलू उत्पादन साधन लागत पर, क्या ये होता, इसका बराबर मतलब होता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर,
जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, या एनएनपी किसके ऊपर है? साधन लागत के ऊपर है, या फिर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ये फिर से दोबारा घुमाकर दे दिया है ये क्वेश्चन। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर या इन कोई नहीं, तो बताइएगा इनमें से कौन सा होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ध्यान रखना, इसका मतलब ये कि दो ऑप्शन में ये एक जैसे दे रखे हैं गुमराह करने के लिए। गुमराह करने के लिए दो दे रखे हैं। देखो पहले सकल घरेलू उत्पादन रख दिया, बाद में साधन लागत पर रख दिया, और इसमें पहले साधन लागत पर पहले रख दिया और इसमें सकल घरेलू उत्पाद क्या रख दिया बाद में। तो ये तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारा क्या बच गया, जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर है वही क्या होती है, हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, इजिकल टू नेशनल इनकम, क्या ये लिख सकता हूं? ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आय है वो एनएनपी, यानी कि साधन लागत पर फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो एनएनपी आती है वो वही क्या है, हमारी राष्ट्रीय आय। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके ऊपर लगाया जाता है, तो एनएनपी के ऊपर लगाया जाता है। और भी ज़्यादा कि पूछा जाए फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, तो हमें ध्यान रखना है किसके ऊपर, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति है। शुद्ध घरेलू उत्पत्ति, शुद्ध का मतलब क्या होता है, नेट, और घरेलू का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक, और इसका मतलब पी होता है। अब यानी कि जो एनडीपी जो है, एनडीपी पूछा है किसके ऊपर, साधन लागत के ऊपर, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो बताइएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी माइनस में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, किसके ऊपर, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। इसको बोला जाता है एनएफआईए फैक्टर कॉस्ट। क्या ये होता है क्या, एनएनपी माइनस में यही होगा क्या, या फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर जीएनपी माइनस में, जीएनपी माइनस में जो विदेशी जो के द्वारा, यानी कि यही जो बात है ध्यान रखना, इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, एनएफआईए कहलाता है। क्या कहलाता है, एनएफआईए। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी माइनस में मूल्य ह्रास को निकाल देंगे क्या, या फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जीएनपी प्लस में सी प्लस में आई प्लस में जी। तो बताइएगा क्या होता है इसका आंसर। तो देखो भाई, ये जीएनपी और इनको तीनों को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ध्यान रखना ये भी क्या होता है, ध्यान रखना जीएनपी होता है। तो ये तो ऑप्शन हो, जीएनपी प्लस जीएनपी, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। एनएनपी में से कभी आपने मूल्य ह्रास को निकालते हुए देखा है क्या, जीएनपी में से निकलता है और जीडीपी में से निकलता है। ठीक है, जीडीपी में से मूल्य ह्रास निकलेगा तो क्या बचेगा, एनडीपी, और जीएनपी में से मूल्य ह्रास निकलेगा तो क्या बचेगा, एनएनपी। तो एनएनपी में से तो मूल्य ह्रास नहीं निकाल सकते, तो ये तो ये भी नहीं हो सकता है। अब जीएनएनपी में से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जीएनपी में से ये अगर इनका ये निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जीडीपी बच जाएगा, है ना। तो जीडीपी बराबर एनडीएफसी बात कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन क्या बच गया, एक बच गया, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी समझ कीजिएगा आप, थोड़ा सा दिमाग को घुमाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो एनएनपी जो हमारे पास है, इसमें से अगर हम ये जो मूल्य ये निकाल देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध राशि आय निकाल देंगे, और अगलों ने दे रखा है कि जो वो आय निकाल रखी है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर पहले से निकाल रखी है, तो ध्यान रखना इसमें से अगर हम इसको बोलते हैं एनएफआईए, ठीक है, तो जो ये किसके ऊपर है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है, तो इसमें से अगर ये जो निकलेगा तो वो क्या निकलेगा भाई, ध्यान रखना
एनडीसी बचेगा, क्या बचेगा, एनडीपी बचेगा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आय गणना के आधार पर जीएनपी में शामिल किया जाता है। आय गणना के आधार पर, आय गणना के आधार पर जीएनपी में शामिल किया जाता है मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ या सभी। आय गणना के ऊपर जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो ध्यान रखना 3 बातों के ऊपर होती है। आय गणना के 3 सिद्धांत है। एक उत्पाद, मेथड यानी कि विधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेथड, और एक होती है आय विधि, आय विधि। कौन सी होती है, आय विधि होती है भाई, यानी कि इसको बोलते हैं इनकम मेथड। ठीक है, और ध्यान रखना एक होती है व्यय विधि, व्यय विधि, व्यय विधि यानी कि इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड। तो आय की जो गणना जो होती है इस विधि के आधार पर जीएनपी क्या होती है, इस विधि के आधार पर जीएनपी क्या होती है, ये पूछा गया है भाई। बताओ भाई, तो जीएनपी में क्या क्या शामिल किया जाता है, ध्यान रखना जीएनपी में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना आय विधि की बात कर रहा है, आय विधि की बात कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना, तो इसमें ध्यान रखना एक होती है भूमि, एक होती है पूंजी, और एक होता है श्रम, और एक होता है ध्यान रखना उद्यमी, है ना। तो भूमि के बदले में क्या देगा भाई, वो लगान देगा, ठीक है ना, या किराया देगा, देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। पूंजी की बजाय वो क्या देगा, ब्याज देगा। श्रम की बजाय वो क्या देगा, ध्यान रखना वेतन देगा, या फिर क्या देगा, मजदूरी देगा। और उद्यमी क्या करता है भाई, कोई भी उद्यमी होता है वो क्यों खोलता है, कंपनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह क्यों स्थापित करता है, लाभ कमाने के लिए। तो वो क्या बचाएगा लास्ट में, लाभ। तो इनका जो जोड़ है, इन सभी का जोड़ क्या कहलाता है, एनआई, यानी कि नेट इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है, नेट इनकम। और नेट इनकम जो होती है वही क्या होती है भाई, जीएनपी होती है, वही क्या होती है, जीएनपी होती है। ध्यान रखना जो नेट इनकम जो होती है ना वही क्या होती है, ध्यान रखना ब्याज दे दिया है, ठीक है ना, ब्याज दे दिया, किराया दे दिया, वेतन दे दिया, मजदूर देती है, और फिर उसके बाद में जो बच गया है ध्यान रखना लाभ। तो लाभ क्या हो गया हमारा, ठीक है ना, लाभ को जोड़ देंगे, इनको वो जोड़ देंगे, तो ये क्या होती है, जीएनपी। तो इसका मतलब मजदूरी भी होती है, वेतन भी होता है, ब्याज भी होता है, लाभ भी होता है, और ये क्या हो गया हमारा आंसर, सभी हो गया। समझ में आए थे ना, तो कमेंट कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में निम्न को शामिल नहीं किया जाता। अब देखिएगा उत्पादन विधि से, उत्पादन विधि मैंने अभी बताया था ना, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड जो होता है, विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के 3 मेथड होते हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो इसमें से किसको शामिल नहीं किया जाता है भाई, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, कृषि उत्पादन को, अंतिम उत्पाद को, या कानूनी तरीके से प्राप्त आय को, किसको शामिल नहीं किया जाता है भाई राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए उत्पादन विधि में। तो बताइएगा फटाफट। तो देखो मैंने बताया था कि जब राष्ट्रीय आय जो हमें निकालनी होती है, नेशनल इनकम जो निकालनी जो होती है, ठीक है ना, तो उसमें ध्यान रखना मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। किसको, मध्यवर्ती
वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता दोहरी गणना से बचने के लिए। तो इसलिए राष्ट्रीय आय में ध्यान रखना हमारा आंसर क्या चला जाएगा, नहीं किया जाता है, तो इसको नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं किया जाता है। अंतिम 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 वस्तुओं के मूल्य को, या फिर आप बोल सकते हो कि इसको सीधा बोल सकते हो कि अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, कृषि उत्पादन को शामिल किया जाता है, अंतिम उत्पाद को भी शामिल किया जाता है। अंतिम उत्पाद का मतलब अंतिम वस्तु बोल लो या अंतिम मूल्य बोल लो। कानूनी तरीके से प्राप्त आय, यानी कि टैक्स लगने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसको, यानी कि काला धन को शामिल नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीनों शामिल की जाती हैं, ये शामिल नहीं की जाती, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, किधर चला जाएगा, ए की तरफ चला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी एवं एनडीपी में अंतर क्या है भाई, जीडीपी एवं एनडीपी में अंतर क्या है, तो बताइएगा फटाफट, क्वेश्चन को जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट। तो देखिएगा जीएनपी जो होता है, मैंने अभी वर्णन किया था, बहुत ईजी है। जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन निकाल देंगे, मूल्य ह्रास को निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा, ध्यान रखना एनएनपी बच जाएगा। और अगर जीडीपी में से हम डिप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो ध्यान रखना वो क्या बच जाएगा, एनडीपी बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ये क्या पूछ रहा है, जीडीपी और एनडीपी में अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर क्या आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी में इधर इसको इधर लेके आएंगे तो, और इसको इधर लेके जाएंगे तो जो चेन है नो चेंज। ठीक है, तो चेन जो है वो नो चेंज। एनडीपी बराबर में क्या होगा, मूल्य ह्रास बच गया, क्या बच गया, मूल्य ह्रास बच जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर है वो क्या है, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास है किसमें, मूल्य ह्रास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास का अंतर होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, आय विधि, उत्पादन विधि, निवेश विधि या आगत विधि, बताइएगा कौन सी विधि नहीं लाई जाती है, जल्दी से जवाब दो भाई। राष्ट्रीय आय में मैंने अभी बताया था भाई, ठीक है ना, अभी बताया था कि उत्पादन विधि, 3 प्रकार के उत्पादन होते हैं राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए, दूसरा व्यय विधि और तीसरा आय विधि। इनके ऊपर मापा जाता है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय जो आय होती है वो कितनी होती है। तो इसमें देखिएगा उत्पादन विधि है, ये आय विधि भी है। अब निवेश विधि या आगत विधि, आगत विधि को वो क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा आगत विधि को क्या बोला जाता है, व्यय विधि वो बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, निवेश विधि को। इन्वेस्ट विधि को क्या नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। तो कौन सा है, किसका है, ध्यान रखना, सेवा क्षेत्र का है। किसका है, सेवा क्षेत्र का है। फिर किसका है, द्वितीयक क्षेत्र का, और फिर किसका है, कृषि क्षेत्र का। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय आय में सबसे योगदान क्या इसका है, सेवा क्षेत्र का। 1947 के समय, आज़ादी के समय की बात करें, 1947 के समय, आज़ादी के समय की बात करें, तो ध्यान रखना किसका था, कृषि क्षेत्र का।
ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा में प्रोफेसर पिगू ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है? कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? राष्ट्रीय आय की परिभाषा में पिगू ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है? जो जल्दी से बताइएगा भाई। उपभोग दृष्टिकोण, मौद्रिक दृष्टिकोण, विस्तृत दृष्टिकोण या मूल्यह्रास दृष्टिकोण? कौन सा? राष्ट्रीय आय। देखो भाई, राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो ध्यान रखना उसमें क्या होता है, ध्यान रखना वस्तु प्रवाह होता है नहीं होता है? वस्तु प्रवाह यानी कि प्रोडक्शन बनता है, वस्तुएं बनती हैं, उनका उत्पादन किया जाता है, फिर उनका क्या निकाला जाता है? मूल्य निकाला जाता है। और मूल्य ही क्या होता है, ध्यान रखना मौद्रिक होता है। क्या होता है? मौद्रिक होता है। तो ध्यान रखना पिगू महोदय ने जो किया है वो कौन सा किया है? मौद्रिक दृष्टिकोण निकाला है। ठीक है, यानी कि जो अंतिम जो मूल्य जो होता है वस्तुओं का, उत्पादित वस्तुओं का अंतिम जो मूल्य होता है या सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, वो उसका जो जोड़ होता है, योग होता है, वही क्या है? राष्ट्रीय आय है, ऐसा बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है भाई? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये क्या होती है? जिसको बोला जाता है पीसीआई। क्या बोला जाता है? पीसीआई। पीसीआई कैसे निकाला जाता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद बटे में कुल जनसंख्या। निवल राष्ट्रीय, निवल का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय, तो इसका मतलब क्या है? एनएनपी बटे में कुल जनसंख्या, यानी कि टोटल पॉपुलेशन। टीपी का मतलब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? टोटल पॉपुलेशन। कुल जनसंख्या बटे में कुल राष्ट्रीय आय। टोटल पॉपुलेशन में अगर हम वो करें तो कुल राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में अगर हम किसका भाग देंगे? कुल जनसंख्या का। राष्ट्रीय आय में से अगर हम इसका भाग देंगे एनआई में बटे में टोटल इसका देंगे, तो कौन सा आएगा इनमें से? बताइएगा, फटाफट बताइएगा। 33 का क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो फटाफट। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? ध्यान रखना सीधी सी बात है, राष्ट्रीय आय में भाग दे दो। किस में भाग दे दो? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या जो है उसका भाग दे दो। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 4th चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है भाई, पिछड़ी हुई है, विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है? बताइएगा कैसी है। ये तो बार बार देख रहे हो कि भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है, डेली न्यूज में पढ़ते हो। तो जल्दी से जल्दी बताओ भाई। जल्दी से बताओ कौन सी है भाई। तो देखो बार बार देखते हो भाई अखबार में, विकासशील है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपना पूंजी निकास सिद्धांत जिस पुस्तक में दिया वो कौन सी है भाई? आगे ना पुस्तक, पूंजी निकास सिद्धांत यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया था भाई? भारत में नियोजित आर्थिक विकास, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेल्थ ऑफ इंडिया, जनरल थ्योरी ऑफ ब्रिटिश राज। तो बताइएगा, फटाफट बताओ भाई। तो देखो उसकी पुस्तक अभी मैंने बताई थी कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। इसमें उन्होंने पूंजी निष्कासन, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, यानी कि भारत का जो धन है वो कहाँ पे जा रहा है? यूरोपीय कंट्री में जा रहा है। ठीक है,
उन्होंने ये बताया था कि भारत का जो पैसा है उसका निष्कासन भारत से बाहर कैसे जा रहा है वो, ठीक है ना, तो उसका तरीका बताया था, तो उसको बोला गया धन निष्कासन का सिद्धांत। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी देश के आर्थिक विकास की गणना का आधार क्या है भाई? आर्थिक विकास की गणना का आधार क्या माना जाता है? कैसे पता चलेगा कि भाई जो देश है उस देश की जो विकास है, जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंटिंग है वो हो रही है, किस आधार पे पता चलेगा? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से, एक एवं दोनों से? बताइएगा, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करते रहो भाई। और जो भी नया बच्चा इस सेशन को देख रहा है वो सब्सक्राइब करके चलो भाई। तो ध्यान रखना, किसी राष्ट्रीय जो किसी भी देश की जो है ना वास्तविक राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हो रही है, नेशनल इनकम में हर साल अगर वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास हर डेली 100 रुपये आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय में अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो ध्यान रखना साथ में क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। ध्यान रखना, अगर नेशनल इनकम जो बढ़ रही है तो ध्यान रखना पीसीआई भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। अगर ये घट रही है तो ये भी क्या हो जाएगी? घट रही है। एक दूसरे के क्या है ये? ध्यान रखना समानार्थी हैं, ठीक है ना, समानुपाती हैं एक दोनों के। ये अगर संबंध की पूछे तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, दोनों हो जाएगा। क्लियर होगा इस चीज़ का आंसर? जनसंख्या में वृद्धि होएगा तो ध्यान रखना जो आर्थिक विकास है वो उसमें कमी आएगी, राष्ट्रीय आय में कमी आएगी, और राष्ट्रीय आय में कमी आएगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता है? जल्दी से बताइएगा। बताइएगा भाई, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक कल्याण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, जैसे नेशनल जो इनकम जो होती है ना, नेशनल इनकम में अगर वृद्धि होती है तो ध्यान रखना उसका हम कह नहीं सकते भाई जो आर्थिक इकोनॉमिक जो वेलफेयर है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, ठीक है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना कुछ नहीं कहा जा सकता है इसके ऊपर, न बढ़ेगा न घटेगा न स्थिर रहेगा। हो सकता है कि भाई बढ़ भी जाए, हो सकता है कि घट भी जाए, और हो सकता है कि स्थिर भी रह जाए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता इस चीज़ में। ध्यान रखना न बढ़ेगा न घटेगा और न स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या जाएगा? 4 चला जाएगा इसमें। चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण क्या होगा? अब ये यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है यहाँ पर, तो बताइएगा। बताइएगा इधर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है भाई, तो ध्यान रखना उस व्यक्ति का आर्थिक कल्याण होगा या नहीं होगा? अरे भाई कल्याण होगा कि नहीं होगा? कोई भी व्यक्ति के पास अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है क्या है कि वो इकोनॉमिकली मजबूत होता जा रहा है, और मजबूत हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? बढ़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन राष्ट्रीय आय में ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में व्यक्तियों के पास नहीं जाता है पैसा, जबकि प्रति व्यक्ति आय में पर्सनली व्यक्ति के पास जाता है पैसा, और जबकि वो किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है राष्ट्रीय आय में। और सरकार हो सकता है कि भाई कोई वेलफेयर चला दे, ठीक है, कोई वेलफेयर चला दे, हो सकता है कि भाई वो नहीं भी चलाए,
ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि श्रमिकों के कार्य घंटों में वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण कैसा रहेगा, कैसा होगा, आर्थिक कल्याण कैसा होगा। यदि श्रमिकों के कार्य घंटों में, श्रमिकों के कार्य घंटों में यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर वो एक्स्ट्रा जो टाइम कर रहे हैं, वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण कैसा होगा, तो आर्थिक कल्याण कैसा होगा बताइएगा। यदि श्रमिकों के कार्य घंटों में वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो राष्ट्रीय आय में ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात कर रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। तो ध्यान रखना, अगर देश में, एक बात ध्यान रखना, देश के अंदर अगर प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ रही है, ध्यान रखना, आय में वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो सरकार आर्थिक कल्याण को क्या करेगी, कम महत्व देगी। क्या करेगी, कम महत्व देगी। ठीक है, अगर किसी गरीब देश है और उसमें प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, तब सरकार क्या करेगी, आर्थिक कल्याण में पैसा लगाएगी। ध्यान रखना, क्या करेगी, आर्थिक कल्याण में, ताकि लोगों तक पैसा पहुंचे। ठीक है, जबकि सरकार के पास जो पैसा है, पैसा है, उसकी अपेक्षा अगर हम देखें तो लोगों के पास पैसे आने का सोर्स है, तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, क्या कर देती है, उसकी जो भी योजनाएं वो रोक देती है। गरीब देशों में क्या होता है, लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए आर्थिक कल्याण करती है, योजनाएं लेकर आती है नई नई। ठीक है, तो इसलिए इसमें ध्यान रखना, आर्थिक कल्याण घटेगा इसमें। ठीक है ना, यदि श्रमिकों के कार्यों में घंटों में वृद्धि हो रही है, 8 घंटे की बजाय वो 12 घंटे काम कर रहा है, तो उसके पास पैसे आ रहे हैं ना, तो इसलिए सरकार को आर्थिक कल्याण ऐसी योजनाएं चलाने की जरूरत नहीं देती। इसीलिए सरकार क्या करती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि उनको अनेकों योजनाएं न चलानी पड़े। चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी, फटाफट बताइएगा। जल्दी बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो, केंद्रीय सांख्यिकी जो है वो ध्यान रखना, वो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। क्या करता है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करना। ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है कि त्रैमासिक के आधार पर, ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है, त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब प्रत्येक 3 मास के ऊपर त्रैमासिक आधार पर आंकड़े जारी करता है। किसके, जीडीपी के, जीडीपी कितनी ग्रोथ हुई है, 3 महीने में कितनी बढ़ी है, उस अगले 3 महीने में जीडीपी कितनी बढ़ी है। तो ये चीजें कार्य करता है। कब से कर रहा है ये काम, 1996-97 से। कब से कर रहा है, 1996-97 से कर रहा है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कब की गई थी, 2 मई 1951 को की गई थी। तो 51 ऑप्शन में है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2 मई 1951 को की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, 2 मई 1951 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये किस नाम से जाना जाता था, CSSO के नाम से जाना जाता। ठीक है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
अब इसका नाम क्या हो गया है, ध्यान रखना, अब 2019 में क्या हो गया इसका नाम, NSO हो गया है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बातें भी ध्यान रखना, इससे संबंधित जो भी बातें हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, दूसरी बात ध्यान रखना, अगर आप सेकंड ग्रेड के पेपर दे रहे हो तो ये पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के अंडर आता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो मंत्रालय की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मंत्रालय कौन सा है, सांख्यिकी एवं, ठीक है ना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो MOSPI, ठीक है ना, MOSPI ये मंत्रालय है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल, ठीक है ना, प्रोग्राम इनोग्रेटेड, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का, ये होता है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, GDP क्या है भाई, ध्यान रखना। किसी देश के लोगों के कल्याण का माप होता है क्या, किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों की लागत माप, लागत माप का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कितने में बनकर तैयार है, साधन लागत, या फिर किसी अर्थव्यवस्था के सभी अभिक्रमों का लागत लाभ विश्लेषण, या किसी अर्थव्यवस्था में विनिर्मित वस्तुओं का मूल्यांकन करना, ठीक है, क्या करना, मूल्यांकन करना। तो बताइएगा क्या होता है इसका। तो GDP क्या होती है, GDP की बात कर रहा है, तो ये क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों का, कोई भी किसी भी प्रकार की, चाहे वस्तुओं चाहे सेवाओं, उनका क्रियाकलाप हो रहा है और लागत साधन के ऊपर। यहाँ पर देखो ये लागत लाभ है, लाभ की बात नहीं हो रही है, माप, लागत माप, मेजरमेंट किया जाता है साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर GDP का मापन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना वही क्या है, GDP है। हमारा आंसर 2 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय लेखा संदर्भ में हस्तांतरण भुगतान है, भाई हस्तांतरण भुगतान कौन सा है, हस्तांतरण भुगतान की बात करा राष्ट्रीय लेखांकन के संबंध में, भाई किसको हस्तांतरण माना जाता है, वृद्धावस्था पेंशन भुगतान को, नरेगा मजदूरों को काम न मिलने पर बेरोजगारी जो भत्ता है, या गरीबों के स्वास्थ्य बीमा हेतु सरकार द्वारा भुगतान, या फिर कंपनियों द्वारा अंशधारकों का लाभांश भुगतान, कौन सा होता है इसमें से, जल्दी बताइएगा। तो हस्तांतरण कौन सा होता है, हस्तांतरण का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने जो पैसा है, मेरी इनकम 10,000 रुपये, उसमें से 2,000 रुपये इनकम टैक्स हो गया, अब मेरे पास कितना हो गया पैसा, 8,000 रुपये बच गया है। अब मैं 8,000 रुपये अगर किसी को दे दूं, ठीक है ना, मैं किसी को क्या दे दूं, भुगतान कर दूं, भाई ले भाई 2,000 रुपये ले, तो क्या वो पैसा राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, वो पैसा राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मेरे वो 2,000 पहले से ही जुड़ चुके हैं, जबकि मैं बाद में दे रहा हूँ, टैक्स कटने के बाद में जो पैसा दे रहा हूँ, मेरा लाभ जो है उसमें से पैसा दे रहा हूँ, तो वो हस्तांतरण है। तो इसलिए ध्यान रखना, कंपनियों द्वारा जो अंशधारकों का लाभांश जो भुगतान करता है ना, लाभांश भुगतान, वो हस्तांतरण में शामिल नहीं होता है, ठीक है ना, वो क्या नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, नहीं की बात कर रहा है, सॉरी नहीं की बात कर रहा है। तो इसमें वृद्धा पेंशन है, पेंशन भुगतान होता है, वो ध्यान रखना हस्तांतरण होता है, वृद्धा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन मिलती है, नरेगा में काम करने वाले बेरोजगारी जो भत्ता है वो हस्तांतरण होता है, गरीबों के स्वास्थ्य बीमा हेतु सरकार भुगतान कर रही है जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत, तो वो ध्यान रखना वो राष्ट्रीय आय में के लेखा में शामिल होता है, ठीक है ना, जबकि ये वाला जो है ये शामिल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के गैर विकास व्यय में शामिल नहीं है। भारत के गैर विकास व्यय में, यानी कि ऐसा खर्च, कौन सा खर्च भाई? ऐसा खर्च जिसे विकास, जो विकास के कार्य में नहीं, में शामिल नहीं है। ठीक है ना? गैर विकास व्यय, जिसे वो पैसा जिसे विकास नहीं किया जाता है ना? तो उनमें से एक तो है शामिल है, एक शामिल नहीं है, बाकी 3 शामिल है। 3 ऐसे हैं जो गैर विकास व्यय में खर्च किए जाते हैं, और एक है जो विकास के कार्य में खर्च किया जाता है, ये मान लीजिएगा। तो प्रतिरक्षा पर व्यय, पुलिस पर व्यय, अनुदान या रेलवे पर व्यय। तो बताइएगा कौन सा गैर विकास में शामिल नहीं है? जल्दी से जवाब दो। तो ध्यान रखना भाई, प्रतिरक्षा पर जो व्यय होता है वो ध्यान रखना, वो गैर विकास में शामिल होता है। क्या होता है? गैर विकास में। उससे विकास नहीं होता है भाई, वो तो हमारा खर्चा ही है, डेवलपमेंट नहीं होता उससे। ठीक है? पुलिस पर व्यय किया जाता है और अनुदान जो दिया जाता है, ये विकास के कार्य में नहीं जाते हैं। ठीक है ना? रेलवे पर जो व्यय होता है वो विकास कार्य में शामिल होता है, ध्यान रखना। रेलवे पर विकास कार्य में शामिल होता है, विकास में शामिल जो भी खर्च होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? जो गैर विकास का मतलब जो विकास में शामिल है, गैर विकास में शामिल नहीं है का मतलब विकास में शामिल है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आंसर 4, रेलवे पर व्यय। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? गलत की बात कर रहा है। राष्ट्रीय आय के बराबर क्या होता है? जीएनपी, साधन लागत पर माइनस में मूल्य ह्रास। राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी, साधन कीमतों के ऊपर। राष्ट्रीय आय लगान प्लस में मजदूरी प्लस में ब्याज प्लस में लाभ। क्या ये राष्ट्रीय आय है? राष्ट्रीय आय बराबर में बचत प्लस में उपभोग साधन कीमतों पर। तो बताइएगा कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है? कौन सा गलत की बात कर रहा है? या ध्यान रखना गलत की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, अगर मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रीय आय किसके ऊपर नापा जाता है भाई? राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर मापा जाता है। ठीक है ना? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो जीएनपी में से अगर ये जीएनपी किसके ऊपर दे रखी है? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर दे रखी है। इसमें से मूल्य ह्रास को, डिप्रेसिएशन को कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो इसका मतलब ये सही है, और इसी को क्या बोला गया? राष्ट्रीय आय बोला गया है। तो यहाँ पर इस समीकरण में भी क्या निकल के आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये तो सही है, गलत देखना है हमें। राष्ट्रीय आय में से एनएनपी साधन लागत पर, तो ये तो सीधा सा दे रखा है। एनएनपी साधन लागत फैक्टर कॉस्ट बराबर नेशनल इनकम है नहीं, अभी जो बात की थी। तो ये भी है। राष्ट्रीय आय का कोर क्या बताया था मैंने? लगान प्लस मजदूरी प्लस में ब्याज प्लस में लाभ। ठीक है, जो क्या है? एनआई है। एनआई की बात की, नेट इनकम, और नेट इनकम बराबर क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। ध्यान रखना, नेट इनकम ही क्या है? राष्ट्रीय आय। तो इसका मतलब ये सही है। तो ये कौन सा है? नहीं है, ये नहीं है। राष्ट्रीय आय में ध्यान रखना बचत उपभोग ये नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा। ये देखिएगा भाई, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। जीएनपी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जीएनपी को एनएनपी प्लस में मूल्य ह्रास, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं? जीएनपी माइनस में मूल्य ह्रास बराबर में फिर एनएनपी होता है, जबकि मूल्य ह्रास इसमें से निकाला जा रहा है, जोड़ा जा रहा है इसमें। तो अगर मैं इधर से वो इधर कर दूंगा, ध्यान रखना, इधर से अगर मैं एनएनपी में प्लस में वो कर दूंगा ये डिप्रिसिएशन, तो क्या बन जाएगा? जीएनपी। तो क्या ये सही है? तो देखिएगा सही है भाई, यही आंसर हो जाएगा। एनएनपी में प्रत्यक्ष कर
नहीं होगा। NNP में अप्रत्यक्ष कर नहीं जोड़ा जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, NNP मूल्यह्रास, प्लस में मूल्यह्रास। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। जो भी नया बच्चा आ रहा है इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले और भी वीडियो मिले। अब ये सीरीज जो चलेगी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो आपका जो भी डाउट होगा, 9813868633। ठीक है, इनके ऊपर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। आपका जो भी डाउट है, कोई भी डाउट है वो लिख कर कीजिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, और हो सकता है कि भाई आपके लिए कोई एक 5-6 अगर डाउट आ गए मेरे पास, तो एक डाउट के ऊपर ही पूरे की वीडियो बना दूं, तो उसके लिए हम एक अलग से डाउट क्लास शुरू कर देंगे, जो 2-4 दिन में 5 दिन में जब भी होगा एक अलग से होगा, क्लास बना दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।